नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है इतिहास विषय के हिंदी माध्यम के सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल द एंड क्लासेस में। वो क्लासेस हम किसी भी मुश्किल से मुश्किल टॉपिकों का यूं ही चुटकियों में द एंड कर देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुप्त व वाकाटक वंश। ठीक है, इससे रिलेटेड हम 20 बेहतरीन एमसीक्यू का अध्ययन करने वाले हैं, यानी 20 बेस्ट प्रश्नों का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम सारे प्रश्नों का एकदम एक्सप्लेनेशन देंगे, सारे प्रश्नों के जो उत्तर होंगे, और फिर और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। चलिए वीडियो को आरंभ करेंगे। उससे पहले जो चैनल पे पहली बार आया है, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसी वीडियो एकदम अप टू डेट मिलती रहे। तो ये जो हमारा आज का पहला प्रश्न है, इससे पीछे वाले प्रश्न हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि अभी हाल में ही वाकाटकों द्वारा निर्मित ताम्र बहुल्य वाले सिक्के कहाँ से मिले हैं। ये आज का हमारा पहला प्रश्न है। तो विकल्प है आपके बयाना, सुनेत, जयपुर, वर्धा। तो आपको बताओ कि गुप्तों के ताम्र सिक्के बहुत कम हैं। ठीक है, गुप्त जो थे उनके तांबे के सिक्के बहुत कम है। वही वाकाटकों द्वारा निर्मित किए गए सिक्के बड़ी मात्रा में ताम्र बहुल परिणाम वाले वर्धा क्षेत्र से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? वर्धा क्षेत्र से मिले। यह जो हमारा डी विकल्प है वर्धा। ठीक है, और नागपुर जिला में रामटेक के निकट मानसर नामक स्थान से उत्खनन के दौरान इसी प्रकार के सिक्के मिले हैं। फिर बसाढ़, वैशाली, भीत व नालंदा से भी बड़ी संख्या में मुहर वसील प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न। भोज के श्रृंगार प्रकाश, हमारा अगला प्रश्न है। भोज के श्रृंगार प्रकाश के एक पांडुलिपि में विशाखा दत्त के लुप्त नाटक देवी चंद्रगुप्त का एक अंश मिलता है, और मंजूश्री नामक एक महायान बौद्ध धर्म ग्रंथ का एक अध्याय भारत के इतिहास पर आधारित है, जिसमें गौर व मगध के इतिहास को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, ये आपके कथन है और तर्क है। तो आपको बताए कि ये जो पहला विकल्प कह रहा है कि भोज के श्रृंगार प्रकाश की एक पांडुलिपि में विशाखा दत्त के लुप्त नाटक देवी चंद्रगुप्त का एक अंश मिलता है, बिल्कुल सही है। यानी कि ये जो विशाखा दत्त की जो रचना थी, नाटक जो था देवी चंद्रगुप्त, वो खो गया है। ठीक है, मूल रूप से वो कहीं खो गया है। वो किस में मिलता है? भोज के श्रृंगार प्रकाश में। ठीक है, जो अब ये जो देवी चंद्रगुप्त है वो क्या करता है कि गुप्तों के राजनीतिक इतिहास की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। अब दूसरे कथन पर आइए। मंजूश्री नामक एक महायान बौद्ध धर्म ग्रंथ का एक अध्याय भारत के इतिहास पर आधारित है, जिसमें गौर व मगध के इतिहास को प्राथमिकता दी गई। यानी कि मंजूश्री नामक बौद्ध ग्रंथ के बारे में बात की गई है। महायान बौद्ध ग्रंथ है, कौन सा? मंजूश्री। ठीक है, इसमें गौर व मगध राज्य के इतिहास की बात की गई है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कथन और तर्क दोनों सही है, लेकिन कहा भोज के श्रृंगार प्रकाश और कहा मंजूश्री नामक ग्रंथ, तो दोनों में से कोई संबंध नहीं है। इसलिए कथन और कारण ए और आर दोनों सही होंगे, पर आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन यह मानता है कि गुप्त अभिलेखों में 319-20 ईस्वी में प्रारंभ होने वाले संवत का वर्णन है? ये हमारा अगला प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न के बारे में आपको बताएं। आपके विकल्प है वेनसांग, फाहियान, अल्बेरोनी या नन ऑफ दीज। ये सारे आपके विकल्प है। तो आपको बताएं कि हमारा सवाल यह पूछ रहा है कि गुप्त अभिलेख में एक ही संवत का प्रयोग हुआ है। किसका? 319 ईस्वी में जो गुप्त संवत आरंभ हुआ था। ठीक है, तो ये किस शासक ने ऐसा माना है? मतलब किस, इसमें से जो नीचे यात्री दिए हुए इनमें से किन यात्रियों का ऐसा विचार है? वेनसांग, फाहियान, अल्बेरोनी, आप जानते हैं ये सारे यात्री हैं। इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत लिखा था, और इन सब के यात्रा वृत्तांत ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, वेनसांग हो या फाहियान हो या अल्बेरोनी हो। तो ये जो हमारा सवाल था, तो इसके जवाब की ओर जाए तो आपको बताया कि गुप्तों की वंशावली में प्रथम 2 गुप्त शासकों महाराज गुप्त व घटोत्कच का उल्लेख है, लेकिन अल्बेरोनी के तहकीके हिंद, जिसको हम भारत की खोज भी कहते हैं, उसकी बात अगर हम माने तो गुप्त अभिलेखों में तिथियों के लिए जिन संवत का प्रयोग किया गया है वह 319-20 ईस्वी से आरंभ होता है। तो 319-20 हो गया, यानी कि निश्चित ही यह घटोत्कच या महाराज गुप्त की नहीं बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? चंद्रगुप्त प्रथम की बात कर रहा है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम का ये मतलब सिंहासनारोहण का काल है। गद्दी पर बैठा कब? 319-20 ईस्वी में। ठीक है, तो
ऐसा प्रतीत होता है कि इसने ही गुप्त साम्राज्य की नींव रखी थी। अभिलेखों में उसे महाराजा धीराज की उपाधि दी गई है, जो बाद में साम्राज्यवादी सम्राट का परिचायक बना। तो हमारा यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? अल्बेरोनी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समुद्रगुप्त द्वारा कब्जे में लिए गए राज्यों और राजाओं की चर्चा इलाहाबाद प्रशस्ति में 19वीं और 20वीं पंक्ति में है। उसके आधुनिक नाम से इनका मिलान करना। ठीक है, समुद्रगुप्त के द्वारा कब्जे में लिए गए राज्यों और राजाओं की चर्चा इलाहाबाद प्रशस्ति में है। 19वीं और 20वीं पंक्ति में उनके आधुनिक नामों से उनका मिलान करें। कोट्ठर, कोट्ठूर, पृष्ठपुर, देवराष्ट्र, कुस्तलपुर। ठीक है, तो ये सारे नाम दिए, सबके आधुनिक नाम दिए गए। तो आप जानते हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, स्मिथ ने कहा था। पर ये तुलना क्या है? ये तुलना उचित नहीं है, क्योंकि समुद्रगुप्त पहले के शासक है, तो नेपोलियन को समुद्रगुप्त कहना चाहिए था। नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहना चाहिए था, तो उन्होंने समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कह दिया। ठीक है, तो इस हिसाब से ये समुद्रगुप्त क्या किए थे? बहुत सारे विजय किए थे। ठीक है, तो अब हमारा प्रश्न जो है कि उन्होंने जो कब्जे में राज्य व राजाओं को लिए थे, कब्जा किया था जिन पर, उन सब की चर्चा कहा इलाहाबाद प्रशस्ति में 19वीं और 20वीं पंक्ति में उनके आधुनिक नामों से उनका मिलान करना, यानी जिन राज्यों को उन पर उन्होंने कब्जा किया था। तो पहला नाम है कोट्टूर, ये दूसरा कोट्टूर के आगे दिया है कोट्ठूर, ये बिल्कुल सही है। कोट्टूर क्या है? उड़ीसा के गंजम जिला में महेंद्रगिरी के निकट स्थित है। इसका मॉडर्न नाम क्या है? कोठूर। ठीक है, पृष्ठपुर का पीठपुरम, पृष्ठपुर ये जो है दूसरा विकल्प, ये भी सही है। पृष्ठपुर क्या है? आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिला का मॉडर्न नाम क्या है? पीठपुर। ठीक है, और देवराष्ट्र का येलमंचली, ये भी सही है। आपको बताया कि देवराष्ट्र विशाखापट्टनम जिले में था। और चौथा जो विकल्प है कुस्तलपुर का कुट्टलपुर, ये गलत है। आपको बताया कि कुस्तलपुर को तमिलनाडु के उत्तर आर्काट जिला के कुट्टलपुर से अभी जो है इसको वर्तमान में इसको मिलाया जाता है, पर यह कन्फर्म नहीं है, अभी तक इसके फिक्स सबूत नहीं मिल पाया है। तो कुस्तलपुर और कुट्टलपुर वाला ये जो है सो डी विकल्प क्या हो जाएगा? यही गलत हो जाएगा, यही हमारा जवाब हो जाएगा। इसमें से कौन सा गलत मिलान था उसमें चयन करना था। चलिए अब 295 नंबर प्रश्न पे आइए। कथन कर रहा है कि 300 से 600 ईस्वी के बीच का राजनीतिक इतिहास मुख्यतः अभिलेखों व सिक्कों के आधार पर तैयार किया गया। का तर्क है गुप्तों के कुल अथवा सामाजिक पृष्ठभूमि की कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। तो जाहिर बात है कथन और तर्क में कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पर अगर ए और आर सही भी होगा तो व्याख्या नहीं कर सकता है। चलिए अब देखते हैं सही है कि नहीं है। 300 से 600 ईस्वी के बीच का राजनीतिक इतिहास मुख्यतः अभिलेखों व सिक्कों के आधार पर तैयार किया गया। ठीक है, तो आपको बताइए ये कथन बिल्कुल सही है। 300 से 600 ईस्वी के बीच का काल जो है सो मुख्यतः ये अभिलेख व सिक्कों के आधार पर ही उस समय का इतिहास लिखा गया है। ठीक है, और गुप्त के कुल व सामाजिक पृष्ठभूमि की कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है कि कौन से कुल के थे, क्या उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि थी। केवल इस आधार पर मनु स्मृति व विष्णु पुराण में इन शासकों के नाम के साथ गुप्त प्रत्यय जुड़ा है, इसलिए इन्हें वैश्य वर्ग माना जाता रहा है। समझ गए? मनु स्मृति व विष्णु पुराण में गुप्त शासक के नाम के साथ गुप्त प्रत्यय जुड़ा है, इसलिए इन्हें वैश्य माना जाता रहा है। परंतु कुछ विद्वानों का मानना है कि वे क्षत्रिय थे। क्यों? क्योंकि उनका वैवाहिक संबंध लिच्छवियों से था जो कि क्षत्रिय थे, नागराज परिवार से था, वो भी क्षत्रिय थे। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त के शासन के अंत तक उसके साम्राज्य में शामिल उत्तर भारतीय राज्य थे। कश्मीर, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, ये आपके सारे विकल्प है। समुद्रगुप्त के शासन के अंत तक उसके साम्राज्य में शामिल उत्तर भारतीय राज्य थे। कश्मीर, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, ये सारे आपके विकल्प है। 296 नंबर प्रश्न। तो आपको बताया कि समुद्रगुप्त के शासन के अंत तक उसके साम्राज्य में कश्मीर, ये पश्चिम बंगाल को पश्चिम पंजाब कर लीजिए, पश्चिम पंजाब आपके विकल्प है। ABCD, BCD, A to E, ये तो ई है ही नहीं, और डी में नन, ये सारे आपके विकल्प है। तो आपको बताया कि समुद्रगुप्त जो था उसके शासन के अंत तक उसके साम्राज्य में कश्मीर, पश्चिम पंजाब, राजस्थान, गुजरात और एक और नाम जोड़ लीजिए सिंध। क्या? सिंध। तो ये सारे नाम ख्याल कर ले, ये सारे पर समुद्रगुप्त का नियंत्रण नहीं हो पाया था। ठीक है, ये उनके साम्राज्य में शामिल नहीं थे। उत्तर भारतीय राज्यों में कश्मीर, ठीक है, पंजाब, पश्चिमी पंजाब, राजस्थान, गुजरात और सिंध, ये जो सारे राज्य थे, ये जो छोड़ के, इनको छोड़ के सारे उत्तर भारत को समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया था। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा विकल्प इनमें से कोई नहीं, नन सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ये सारे के सारे समुद्रगुप्त के शासन में, समुद्रगुप्त के अंदर में ये सब शामिल ही नहीं थे, इन्हीं पर उनका नियंत्रण रहना बच गया था। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि दत्त देवी व समुद्रगुप्त का पुत्र था, उसकी उपाधियाँ थी। 297 नंबर प्रश्न आपके सामने है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, जो कौन था, दत्त देवी व समुद्रगुप्त का पुत्र था। ठीक है, समुद्रगुप्त, उसकी वाइफ दत्त देवी, उसका पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय। उसकी उपाधियाँ क्या थी? विकल्प है परम भागवत, विक्रमादित्य, दोनों ननबदीज। तो आपको बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत व विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त है। दिल्ली के मेहरौली में अवस्थित एक लौह स्तंभ पर उत्कीर्ण एक संस्कृत अभिलेख में चंद्र नाम के एक राजा का उल्लेख है। ठीक है, लौह स्तंभ कहाँ है? दिल्ली में, मेहरौली में। ठीक है, और उस चंद्र से कई सारा नाम को लोग अंदाज़ा लगाते इतिहासकार। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त का भी वो हो सकता है, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम, नाग शासक चंद्रांश, मालवा के चंद्रवर्मन या अन्य शासक भी। ठीक है, तो इन सब को उम्मीद लगाया जाता है कि इन सब में से भी कोई एक चंद्र हो सकता है, लेकिन सभी लोग, ज़्यादातर लोग यह मानते हैं कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ही चंद्र लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न था कि चंद्रगुप्त द्वितीय व दत्त देवी के, वह चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि दत्त देवी व समुद्रगुप्त का पुत्र था, उसकी उपाधियाँ परम भागवत और विक्रमादित्य दोनों की थी। अगला प्रश्न, इनमें से किस गुप्त शासक के सिक्कों पर कार्तिकेय का चित्रण है तथा उसने अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन किया था? हमारा प्रश्न ये है कि भाई उस गुप्त शासक का नाम बताया जिसके सिक्के पर कार्तिकेय जी का चित्रण है। कौन से कार्तिकेय? वही कार्तिकेय जो कि शिव जी के दूसरे पुत्र थे, एक गणेश, दूसरा कार्तिकेय। और कार्तिकेय को ही बाद में जो दक्षिण भारत के प्रसिद्ध देवता थे मुरुगन, उसको बाद में कार्तिकेय का ही अवतार मान लिया गया। ठीक है, तो कार्तिकेय और मुरुगन को मिला दिया गया। तो हमारा सवाल है कि कार्तिकेय के सिक्के पर कार्तिकेय होना चाहिए। उस गुप्त शासक का नाम बताइए जिसने अश्वमेध यज्ञ किया हो और उसके सिक्कों पर कार्तिकेय का भी अंकन हो। तो वो गुप्त शासक कौन था? तो वो था कुमारगुप्त। ठीक है, वो गुप्त शासक था कुमारगुप्त। इसने क्या किया था? कुमारगुप्त ने ये अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन किया था और सिक्कों पर भगवान कार्तिकेय का चित्र भी अंकित था। साथ ही साथ आपको बता दें कि समुद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ आयोजन किया था, लेकिन ये जो दूसरी शर्त है सिक्के पर कार्तिकेय का अंकन, ये वाला शर्त नहीं फॉलो करता है, इसलिए कुमारगुप्त हमारा उत्तर होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त साम्राज्य का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाकाटकों का वैवाहिक संबंध किन राजवंशों से था? विकल्प है गुप्त, नाग, कदम, विष्णु कुंडिन। ABC, BCD, नन, ऑल। तो आपको बताया कि वाकाटकों का वैवाहिक संबंध जो था वो गुप्त से था ही। प्रभावती गुप्त का विवाह आप जानते हुआ था वाकाटकों में। नाग यानी कि पद्मावती के नाग से भी था। कदम कहाँ के थे? कर्नाटक के थे। विष्णु कुंडिन कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के थे। तो इन सब के सबसे संबंध था, सबसे वैवाहिक संबंध था किसका? वाकाटकों का। तो यहाँ पर सारे विकल्प सही जवाब हो जाएंगे। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति प्रथम की तुलना अजंता अभिलेख में किससे की गई है? आप जानते हैं कि वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति फर्स्ट था। ठीक है, तो इसकी तुलना अजंता अभिलेख में किन से की गई है? विकल्प है पुरंदर, उपेंद्र, शिव। ठीक है, AB, BC, ABC, नन। तो आपको बताया कि हरिसेन के समय निर्गत किए गए अजंता अभिलेख में उसकी सैन्य शक्तियों का काव्यात्मक चित्रण किया गया है। ठीक है, युद्धों में उसके घोड़ों के खुर से उड़ी धूल की आंधियों ने सूर्य को ढक लिया था। उसने अपनी भुजा की शक्ति से संपूर्ण धरती को जीत लिया था और उसी की महानता का तुलना पुरंदर और उपेंद्र से किया गया है। ठीक है, विंध्य शक्ति को इसमें द्विज भी कहा गया है, यानी कि ये जो विंध्य शक्ति फर्स्ट है इसकी तुलना किससे की गई है? पुरंदर से और उपेंद्र से की गई है। पुरंदर मतलब, पुरंदर किसका नाम था? इंद्र का। इंद्र है, पुरंदर है, कंफ्यूज नहीं होना। उपेंद्र किसका नाम था? विष्णु का। ठीक है, उपेंद्र, तो उपेंद्र मतलब विष्णु, तो पुरंदर मतलब इंद्र, उपेंद्र मतलब विष्णु। तो इंद्र और विष्णु से तुलना की गई है विंध्य शक्ति फर्स्ट की। तो यहाँ पर ए विकल्प क्या आ जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। 4 अश्वमेध के आयोजन करने वाले ये प्रवरसेन की राजधानी क्या थी? आपको बताया कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन समुद्रगुप्त ने किया था, फिर कुमारगुप्त ने भी किया था, लेकिन अब हम वाकाटक पर चलाए तो वाकाटक राजवंश में प्रवरसेन जो था, प्रवरसेन कब बना था शासक? वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति प्रथम, उसके बाद प्रवरसेन ही बना था। प्रवरसेन को प्रवरसेन फर्स्ट भी बोलते हैं। तो इसने 4 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। इसकी राजधानी क्या थी? तो
तो आपको थोड़ा सा इसके डिटेल में आपको बताया कि पुराणों में इसका नाम क्या मिलता है, इसका नाम प्रवीर मिलता है। तो प्रवीर भी रहे तो कन्फ्यूज नहीं होना, प्रवरसेन का नाम पुराणों में प्रवीर मिलता है। यह इस राजवंश का दूसरा शासक था जिसने राज्य का विस्तार दक्षिण में विदर्भ और दक्कन के जुड़े हुए क्षेत्रों में किया था। उसकी राजधानी कांचनाक, जिसका आधुनिक नाम कंचन नचना था, ठीक है। पुराना नाम कांचनाक, आधुनिक नाम नाचना। उसके पुत्र गौतमी पुत्र और एक नाग शासक भवनाग की बेटी के बीच हुए विवाह का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संधि के रूप में देखा जाता है। पुराणों में प्रवीर के द्वारा संपन्न किए गए वाजपेय और वजीमेघ यज्ञों का उल्लेख है। इसने वाजपेय और वजीमेघ यज्ञ भी किया था जिसमें उसने अपार संपत्ति दान में दी थी, ठीक है। और अभिलेखों में भी उसके द्वारा किए गए 4 अश्वमेघ यज्ञों तथा अन्य ब्राह्मण अनुष्ठानों की चर्चा है। यानी कि इसने वाजपेय और वजीमेघ यज्ञ भी किया था, अश्वमेघ यज्ञ भी किया था, कुल 4 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। वाकाटक शासकों में केवल प्रवरसेन फर्स्ट को ही सम्राट की उपाधि दी गई, अन्यथा सभी शासकों ने मात्र महाराजा की उपाधि ली थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ई सही जवाब हो जाएगा। 302 नंबर प्रश्न, प्रवरसेन फर्स्ट के बाद वाकाटक राजवंश पुराणों के अनुसार कितने भागों में बट गया, ठीक है। आपको बताया कि पहला शासक जो था वाकाटक वंश का वो कौन था, विंध्य शक्ति प्रथम, और दूसरा शासक कौन था, प्रवरसेन फर्स्ट, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा 4 अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया था। और उसके बाद बोल रहा है कि प्रवरसेन फर्स्ट के बाद वाकाटक राजवंश कई भागों में बट गया। तो पुराण के अनुसार कितने भागों में बटा गया, तो आपको बताया कि पुराण के अनुसार 4 भागों में बट गया, ठीक है। लेकिन वास्तव में 2 ही भागों में बटा था। पहला जो था वो वाकाटकों ऐसा मतलब 2 ही भाग में क्यों बटा, इसके बारे में आपको मैं डिटेल बता दूं कि इसके 2 राजनीतिक केंद्र बन गए थे। इससे पता चलता है कि ये 2 ही भाग में बटा था, ठीक है। पहला था पदमपुर नंदीवर्धन परवरपुर वंश, दूसरा था वत्स गुल्म वंश, ठीक है। पदमपुर नंदीवर्धन परवरपुर वंश का प्रतिनिधित्व रुद्रसेन फर्स्ट ने किया, ठीक है, जो कि प्रवरसेन फर्स्ट का उत्तराधिकारी था। और दूसरा हुआ वत्स गुल्म वंश, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाकाटकीय वंशीय वह शासक जिसकी तुलना महाभारत के नायक युधिष्ठिर से की गई है। पृथ्वीसेन फर्स्ट, रुद्रसेन सेकंड, प्रवरसेन फर्स्ट, ये आपके विकल्प है। तो वाकाटकीय वंशीय वह शासक जिसकी तुलना महाभारत के नायक युधिष्ठिर से की गई। जानते हैं आप युधिष्ठिर शांत प्रवृत्ति के थे, और युधिष्ठिर कौन थे, ये पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, ठीक है। तो आपको बताया कि रुद्रसेन फर्स्ट का उत्तराधिकारी पृथ्वीसेन फर्स्ट था, ठीक। रुद्रसेन फर्स्ट किस वंश का था, रुद्रसेन फर्स्ट वाकाटक जो बट गया था प्रवरसेन फर्स्ट के समय में, जो कि 4 अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करता था, उसके समय 2 भाग में बट गया, पदमपुर नंदीवर्धन परवरपुर और वत्स गुल्म वंश, ठीक है। तो पदमपुर नंदीवर्धन परवरपुर वंश जो था उसके संस्थापक रुद्रसेन फर्स्ट के बाद जो है शासक बना पृथ्वीसेन प्रथम, उसका उत्तराधिकारी, ठीक है। उसको अभिलेखों में वाकाटक अभिलेखों में महान विजेता कहा गया है, और उसकी सत्यवादिता, सहिष्णुता व धैर्य जैसे गुणों के कारण उसकी तुलना युधिष्ठिर से की गई है, ठीक है। पदमपुर उसके काल में महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। पृथ्वीसेन फर्स्ट के राज्यकाल के अंतिम चरण में उसके पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती के साथ संपन्न हुआ। यानी कि जो पृथ्वीसेन प्रथम है, जिसकी तुलना महाभारत के नायक युधिष्ठिर से की गई है, ये रुद्रसेन फर्स्ट का उत्तराधिकारी था। और आपको बता दें कि इसी के अंतिम शासनकाल में, इसके शासनकाल के अंतिम चरण में रुद्रसेन द्वितीय का, इसी का बेटा कौन था पृथ्वीसेन फर्स्ट का, रुद्रसेन द्वितीय, उसका विवाह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती के साथ संपन्न हुआ। ऐसा लगता है रुद्रसेन की शीघ्र मृत्यु के समय उसके पुत्र दिवाकर सेन, दामोदर सेन और प्रवरसेन नाबालिग थे, इसलिए प्रभावती गुप्त को एक लंबे समय तक प्रशासन की बागडोर संभालनी पड़ी, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रभावती गुप्त के बारे में जानते हैं कि गुप्त वंशीय शासिका थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, और इसका विवाह वाकाटक वंशीय रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था, लेकिन वो तुरंत मर गया, इसलिए प्रभावती गुप्त को ही शासन की बागडोर संभालनी पड़ी थी। तो अब हमारा अगला सवाल है प्रभावती गुप्त के बारे में ही, कि प्रभावती गुप्त के समय वाकाटकों की राजधानी क्या थी, ठीक है। कौन सी प्रभावती गुप्त, यानी कि ये जो अश्वमेघ यज्ञ 4 अश्वमेघ आयोजन करने वाला प्रवरसेन फर्स्ट के समय में जो वाकाटक 2 भाग में बट गए, कौन कौन, याद कर लीजिए, पदमपुर नंदीवर्धन परवरपुर वंश और वत्स गुल्म वंश। तो पदमपुर नंदीवर्धन परवरपुर वंश का पहला शासक था पृथ्वीसेन, रुद्रसेन फर्स्ट, उसके बाद पृथ्वीसेन फर्स्ट, और पृथ्वीसेन फर्स्ट का बेटा जो था वो रुद्रसेन द्वितीय, जिसकी शादी किससे हुई थी,
चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्त से। तो प्रभावती गुप्त के समय वाकाटकों की राजधानी क्या थी? नंदीवर्धन थी। ठीक है, प्रभावती गुप्त के अभिलेखों में उसके पैतृक वंशावली पर अधिक जोर दिया गया, यानी उसके पिता के जो वंश था चंद्रगुप्त द्वितीय उस पर जोर दिया गया है। उसको धारण गोत्र का बतलाया गया है, जबकि ये जो थे वाकाटक वो विष्णु वृद्ध गोत्र से संबंधित थे। ठीक है, इसके काल में वाकाटकों की राजधानी नंदीवर्धन थी। कहाँ थी? नंदीवर्धन थी। ठीक है, जो नागपुर से 28 किलोमीटर दूर नंदर्धन या नागर्धन गांव के रूप में चिन्हित किया गया है। तो नंदर्धन रहे या नागर्धन रहे, समझ जाएगा, नंदीवर्धन का ही ये आधुनिक नाम है। 305 नंबर प्रश्न है कि राम की लंका यात्रा व रावण विजय पर आधारित कृति सेतुबंध के रचयिता माने जाते हैं। ठीक है, राम की लंका यात्रा अभी अभी आपने आज पूरे न्यूज़ में सुना है भूमि पूजन के बारे में। तो हमारा सवाल है कि राम की लंका यात्रा व रावण विजय पर आधारित कृति सेतुबंध के रचयिता माने जाते हैं। ठीक है, हरिसेन, रुद्रसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय, ननबदीज। तो आपको बताए कि ये जो सेतुबंध जो रचना है इसी का दूसरा नाम क्या है? रावण वहो। क्या नाम है? रावण वहो। तो ये जो रावण वहो रचना है ये प्राकृत भाषा में है और ये प्रवरसेन द्वितीय की रचना है। प्रवरसेन द्वितीय कौन है ये पूछिएगा। तो हमने आपको बताया कि 2 पार्ट में जो बट गया वाकाटक, कौन? पदमपुर नंदीवर्धन प्रवरपुर वंश, जिसके संस्थापक रुद्रसेन फर्स्ट, उसके बाद उसका बेटा पृथ्वीसेन फर्स्ट, पृथ्वीसेन फर्स्ट के बाद रुद्रसेन द्वितीय जो कि मर गया तो प्रभावती गुप्त शासका बनी, फिर बना ये प्रवरसेन द्वितीय। इसके बाद नरेंद्र सेन और अंतिम शासक जो होगा वो पृथ्वीसेन द्वितीय होगा इस वंश का लास्ट शासक। वाकाटकों की वत्सगुल्म शासक का शाखा का संस्थापक था। चलिए अगला प्रश्न आपको अब वत्सगुल्म शाखा का होगा, क्योंकि हमने आसानी से पदमपुर नंदीवर्धन प्रवरपुर वंश को समाप्त कर दिया है। रुद्रसेन फर्स्ट, पृथ्वीसेन फर्स्ट, रुद्रसेन द्वितीय और प्रवरसेन द्वितीय, अंतिम शासक पृथ्वीसेन द्वितीय। अब वत्सगुल्म शाखा का संस्थापक कौन था? तो बताया कि वत्सगुल्म वाकाटकों की दूसरी राजधानी आधुनिक अलोका जिले के वसीम के रूप में चिन्हित किया गया है। संस्थापक कौन थे? सर्वसेन फर्स्ट। वत्सगुल्म शाखा के संस्थापक थे सर्वसेन फर्स्ट। ठीक है, इसने धर्म महाराज की उपाधि ग्रहण की थी। किसकी? कौन सी उपाधि? धर्म महाराज की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है, इसकी रचना हरविजय। अच्छा चलिए आपको बता दें कि सर्वसेन फर्स्ट इस वत्सगुल्म शाखा का पहला शासक और अंतिम शासक हरिसेन। अंतिम शासक हरिसेन है, कन्फ्यूज मत कीजिएगा। पहला शासक वत्सगुल्म शाखा का सर्वसेन फर्स्ट और अंतिम हरिसेन। चलिए 307 नंबर प्रश्न। सर्वसेन प्राकृत भाषा का कवि था। तर्क कह रहा है सर्वसेन ने प्राकृत भाषा में हरविजय नामक कृति की रचना की, जिसकी आलोचकों ने भी प्रशंसा की है। ठीक है, तो ये सर्वसेन कौन है? अभी अभी हमने आपको बताया कि ये जो सर्वसेन है ये सर्वसेन है वत्सगुल्म शाखा का संस्थापक। 2 शाखा में बट गया था वाकाटक। ठीक, तो सर्वसेन फर्स्ट प्राकृत भाषा का कवि था, ये बिल्कुल सही है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। और इसी ने प्राकृत भाषा में हरविजय नामक अपनी कृति की रचना की थी, जिसकी बाद में आलोचकों ने भी प्रशंसा की। भाई क्या रचना है, शानदार रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या भी करता है, तो बी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। 308 नंबर प्रश्न। अजंता गुफा अभिलेख में वराहदेव के अनुसार हरिसेन ने इन क्षेत्रों में अपने शासन का विस्तार किया था। अभी हरिसेन कौन? कन्फ्यूज कर रहे होंगे आप, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ। वत्सगुल्म शाखा के संस्थापक सर्वसेन फर्स्ट और अंतिम शासक हरिसेन। ठीक है, तो अंतिम शासक जो है वत्सगुल्म शाखा के, उस शाखा जो थी, एक और जो शाखा थी परवर्ष, वो जो अगली एक और शाखा जो हमने आपको बताया रुद्रसेन फर्स्ट जिसका संस्थापक था। ठीक है, तो उस शाखा के अंतिम शासक जो थे वो थे आपको बताया कि उस शाखा के अंतिम शासक जो थे वो थे पृथ्वीसेन द्वितीय, पहला शासक रुद्रसेन द्वितीय। ठीक है, पर ये जो वत्सगुल्म शाखा है इसके पहले शासक जो है सर्वसेन फर्स्ट और अंतिम शासक हरिसेन। तो हरिसेन के बारे में पूछ रहा है कि अजंता गुफा अभिलेख में
वरादेव के अनुसार हरिसेन ने इन क्षेत्रों में अपने शासन का विस्तार किया था। तो आपको बताया कि वत्सगुल्म शाखा के अंतर्गत अंतिम ज्ञात शासक हरिसेन था, जिसने अपने राज्यारोहण के तीसरे वर्ष में थालनेर पट्टिकाओं को निर्गत किया। अजंता गुफाओं की बहुत सारी रचनाएं उसके शासनकाल के हैं, यानी अजंता एलोरा की गुफा जानते हैं ना, तो अजंता गुफा में बहुत सारी रचनाएं किसके शासनकाल के, यही वत्सगुल्म शासक शाखा के अंतिम शासक हरिसेन के काल के। ठीक है, पहला शासक सरसेन फर्स्ट। गुफा संख्या 16 तथा निकटवर्ती घटोत्कच गुफा में उत्कीर्ण अभिलेख उसके एक मंत्री वरादेव के आदेश से निर्गत किए गए थे। गुफा संख्या 17 से प्राप्त अभिलेख के अनुसार अधीनस्थ, देखिए गुफा संख्या 16 तथा उसके निकटवर्ती घटोत्कच गुफा जो है, कौन सा, अजंता गुफा का गुफा संख्या 16 और उसका निकटवर्ती जो घटोत्कच गुफा है उसमें जो अभिलेख उत्कीर्ण है वो हरिसेन के ही मंत्री वरादेव ने निर्गत किए थे। ठीक है, वरादेव के आदेश से। और गुफा संख्या 17 से प्राप्त अभिलेख में उसके अधीनस्थ स्थानीय शासक ने उसको निर्गत करवाया था। 17 गुफा संख्या 17 से जो अभिलेख उत्कीर्ण हुआ। ठीक है, इन अभिलेखों से वाकाटकों के वत्सगुल्म शाखा के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो हमारा जो सवाल था कि अजंता गुफा अभिलेख में वरादेव के अनुसार हरिसेन ने इन क्षेत्रों में अपने शासन का विस्तार किया था। तो हरिसेन ने कुंतल, कलिंग, अवंती, कौशल, इसके साथ साथ ही त्रिकूट, फिर उसके बाद लाट आंध्र प्रदेश, ये सारे जगहों पर इसने जो है सो अपने शासन का विस्तार किया था। तो यहाँ पर हमारा डी विकल्प सही जवाब हो जाएगा। 309 नंबर प्रश्न, हुएन सांग के अनुसार मिहिर कुल की राजधानी थी। आसान प्रश्न है, तब से भारी प्रश्न आ रहे होंगे, आप थोड़ा बोर भी हुए होंगे, पर आप यहाँ सीखने के लिए आए हैं तो बोर नहीं होने का, बस सीखने का। ठीक है, हुएन सांग के अनुसार मिहिर कुल की राजधानी थी। तो आपको बताया कि मिहिर कुल क्या था, हुन वंश का था, तोरमान का बेटा था, उसका उत्तराधिकारी था। उसका एक अभिलेख ग्वालियर में मिलता है। राज तरंगिनी में मिहिर कुल की क्रूरताओं का वर्णन। राज तरंगिनी के लेखक कौन, कल्हन। ठीक है, उस स्रोत के अनुसार उसने गांधार व कश्मीर क्षेत्र पर शासन किया था। तो मिहिर कुल की राजधानी साकल थी। कौन सा विकल्प है, सी विकल्प। इसका आधुनिक नाम क्या है, सियालकोट। चलिए अंतिम प्रश्न आज का, रामगुप्त की चर्चा किन स्रोतों में। आप जानते हैं कि रामगुप्त जो था वो 5 वर्ष के लिए शासन किया था। पहले इस पे संदेह था लोगों की, भाई रामगुप्त नामक कोई शासक था भी या नहीं भी था, लेकिन अब ये फिक्स हो गया कि रामगुप्त नामक शासक था। तो ये क्या हुआ था कि जब जो मतलब कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये जो मतलब कि समुद्रगुप्त के बाद ये रामगुप्त बना था। ठीक है, 5 साल के लिए। तो रामगुप्त को क्या हुआ था, समस्या हुई थी कि रामगुप्त एक कमज़ोर शासक था और जब शक शासकों ने आक्रमण किया तो इसने अपनी पत्नी ध्रुव कुमारी को सौंपने का निर्णय लिया। तो उसका जो देवर था चंद्रगुप्त द्वितीय, वो उसके बदले में गया ध्रुव देवी बन के और वहाँ पर क्या किया, शक शासक को मार गिराया। ठीक है, और यहाँ पर आगे खुद अपने भाई को हटा के गद्दी पे बैठ गया। तो उसी रामगुप्त की चर्चा किन स्रोतों में, मजमत उल तवाखिव, हर्षचरित, देवी चंद्रगुप्त। तो आपको बताया कि देवी चंद्रगुप्त के बारे में पहले जान लीजिए। देवी चंद्रगुप्त जो है विशाख देव या विशाखा दत्त की लुप्त रचना, यानी कि ये रचना क्या है, गायब हो गई। उसी तरह जिस तरह से मेगास्थनीज की इंडिका गायब हो गई है, अतः बाद की रचनाओं में जैसे इंडिका की चर्चा मिलती है, इसी तरह देवी चंद्रगुप्त की बाद की रचनाओं में इसके अंश मिलते हैं। देवी चंद्रगुप्त क्या था, नाटक था। विशाख देव या विशाखा दत्त की रचना है। ठीक है, विशाखा दत्त का ही दूसरा नाम विशाख देव है। भोज के श्रृंगार प्रकाश, भोज एक शासक थे जिसकी कई सारी रचनाएं हैं। तो भोज के श्रृंगार प्रकाश की पांडुलिपि में 3 खंड मिले हैं। ठीक है, और रामचंद्र तथा गुणाचंद्र के नाट्य दर्पण, रामचंद्र तथा गुणाचंद्र की रचना क्या है, नाट्य दर्पण, इसमें भी देवी चंद्रगुप्त के 6 खंड मिले हैं। और देवी चंद्रगुप्त के 3 खंड किसमें मिले हैं, भोज के श्रृंगार प्रकाश में। ठीक है, तो देवी चंद्रगुप्त जो थे, मतलब देवी चंद्रगुप्त जो रचना है, इसमें भी रामगुप्त की रचना चर्चा है। फिर हर्षचरित बाणभट्ट की रचना है, इसमें भी इसकी चर्चा है रामगुप्त की। और मजमत उल तवाखिव, ये रचना है अबुल हसन अली, किसकी, अबुल हसन अली किस भाषा में है ये रचित, फारसी भाषा में है। तो अबुल हसन अली की फारसी भाषा में रचित, इसमें भी रामगुप्त की चर्चा है। तो यहाँ पर A, B, C विकल्प सही जवाब हो जाएंगे। तो आपको बता दें कि इस तरह से हमारे 20 प्रश्न समाप्त हुए। पीछे वाले प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास लैब MCQ टेस्ट वाले प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या संपूर्ण प्राचीन भारत का इतिहास वाले प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप इतिहास विषय से भारत के किसी भी विषय
आपको बताएं कि आप अगर इतिहास विषय से भारत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नेट जेआरएफ हो, चाहे आईएएस प्री हो, या आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन वाले एग्ज़ाम हो, या आपके असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्ज़ाम हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे चैनल आपके लिए सबसे बेस्ट चैनल है। हिंदी माध्यम में आपको ढेर सारी मदद करेगा। रोजाना 4 बजे हमारे चैनल में लाइव एमसीक्यू टेस्ट होता है। आप आधुनिक भारतीय इतिहास पर भी एमसीक्यू जाके देख सकते हैं। अगर आप जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट जेआरएफ का, तो पिछले 10 वर्षों के एमसीक्यू आपके बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो वहाँ जाइए, देखिए और खूब लाभ उठाइए और इतिहास विषय में अपना नाम कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। हाँ, एक और बात, पहली बार अगर चैनल पे आया है तो चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही में बेल आइकन दबाइए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपसे ना कोई टेस्ट छूटे, ना कोई इतिहास संबंधी वीडियो छूटे, और आप इतिहास संबंधी जो आपके इतिहास की सेवा करने की इच्छा है, इतिहास के क्षेत्र में जाने की इच्छा है, वो आप अपने सपनों को पूरा कर सकें।